हेलो एंड वार्म वेलकम टू आइए ज्ञान बढ़ाएं। बच्चों, जेईई मेन 2025 एग्जाम की आप सभी लोग तैयारी तो कर रहे हो। बच्चों, जब तैयारी में आते हैं तो कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमको पूरी साल परेशान करते हैं। जैसे जेईई मेन 2025 एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने परसेंट हमारे होने चाहिए इन द 12th बोर्ड एग्जाम, और तैयारी कैसे करना है एंड कौन से उसको फॉलो करना है। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको मैं जेईई मेन 2025 की कंप्लीट डिटेल दूंगा। और बच्चों, अगर आप मेरे बताए हुए पैटर्न को फॉलो करोगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी को एक सिस्टमेटिक वे में करोगे तो ये पक्का श्योर है कि आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में जरूर होगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेईई मेन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब जेईई मेन एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं बताई गई है, ये बिल्कुल क्लियर समझ लो। जो भी प्रीवियस नोटिफिकेशन आए हैं उसमें एज को लेके कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बस उसमें इतना मेंशन होता है कि आप 12th कर रहे हो या आपने 12th पास कर लिया हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना मेंशन होता है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जो है जेईई मेन का जो एग्जाम है वो आप 12th के साथ में और 12th के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जेईई मेन का एग्जाम आप 12th में और 12th के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में दे सकते हैं। और बेटा एक चीज ये भी समझ लो, साथ ही साथ आप जेईई मेन का एग्जाम तो 12th में और 12th के बाद 2 साल में दे सकते हो, लेकिन जो जेईई एडवांस का पेपर होता है वो आप 12th में और 12th के बाद सिर्फ दे सकते हो। कहने का मतलब है एडवांस के लिए सिर्फ आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर मिलने वाले हैं और जेईई मेन के लिए आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर मिलने वाले हैं। जैसे बेटा आप अगर मान लो अभी 12th में पढ़ रहे हो, आप मान लो कि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, तो आपका जो 12th कंप्लीट होने वाला है वो होगा 2025 में। तो 2025 में आपका क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आप 2025 में जनवरी और अप्रैल वाले अटेम्प्ट दे लेंगे तो फिर आप 2026 में फिर से एग्जाम दे पाएंगे। फिर इसके बाद 2027 में फिर से जेईई मेन का पेपर दे पाएंगे। लेकिन अगर जेईई एडवांस की बात करते हैं तो आप क्या करोगे, सिर्फ जेईई मेन 2025 दोगे, उसके बाद जेईई एडवांस 2025 दोगे, उसके बाद जेईई एडवांस 2026 दे सकते हो। कहने का मतलब यह है कि एडवांस के लिए सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर मिलने वाले हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है। अब बच्चों जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो बच्चों को परेशान करता है वो होता है परसेंटेज क्राइटेरिया। क्या परसेंटेज हमको 75% होना चाहिए? एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है। तो बेटा मैं तुमको बताना चाहूंगा क्लियर कि जेईई मेन पेपर देने के लिए 75% होने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपका परसेंटेज 75% से कम है तो भी आप जेईई मेन का पेपर दे सकते हो। लेकिन लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आपको एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज, सीएफटीआईएस कॉलेज और आईआईटी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जेईई मेन के थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईएस कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आपको इस सिचुएशन में वो कॉलेज नहीं मिलेगा जिसमें 75% चाहिए, क्योंकि 75% मैंने आपको बताया एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईएस कॉलेजेस में चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस में आप जा सकते हो, क्योंकि कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 75% हमारा चाहिए इतने कॉलेजेस के लिए, इसके अलावा अदर कॉलेजेस के लिए नहीं चाहिए। और बेटा एक चीज आपको यह भी समझना है कि अगर आप एडवांस का पेपर दे रहे हो तो बेटा आपको फिर आईआईटी कॉलेज वगैरह मिलते हैं। तो बेटा आईआईटी कॉलेज में भी 75% चाहिए। तो ये चीज आप समझ गए हो कि आपको अगर आईआईटी में जाना है, ट्रिपल आईटी में जाना है, सीएफटीआईएस कॉलेज में जाना है तो फिर आपको क्या 75% की जरूरत होगी। अदरवाइज अगर आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी अदर कॉलेज से करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 75% को लेकर आपका जो तरीका है वो आप समझ गए हो। अब बेटा इसके बाद बात आती है कि तैयारी कैसे करना है।
तो बेटा मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, सबसे पहला काम ये करना कि एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेना। ध्यान से सुन लो, अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेना। बेटा अच्छी कोचिंग का मतलब है कि जहां पर सारी फैसिलिटीज हो, आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाए, जिस कोचिंग के रिजल्ट आए। अब अगर आप कानपुर में रहते हो तो आप आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ जा सकते हो। अगर आप कानपुर में रहते हो तो आप आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ जा सकते हो, और अगर आप कोटा में जाने का सोच रहे हो तो भाई आप मोसा इंस्टीट्यूट की तरफ जा सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, अलग अलग शहरों के अकॉर्डिंग, जो भी आपके शहर में बेस्ट कोचिंग हो, उस कोचिंग में क्या है जा सकते हो। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोटा में जाते हैं, कानपुर में जाते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद में जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली में जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोटा में जाए तो मोसा इंस्टीट्यूट की तरफ जा सकते हो, और अगर आप जो है जा रहे हो कानपुर में तो भाई आप आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ जा सकते हो। तो बेटा आपका जो लक्ष्य है उसके लिए सबसे पहले आपको करना है एक बेस्ट कोचिंग। और बेटा कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पैसे की बहुत बड़ी तंगी है, बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं तुमसे क्लियर कहूंगा तुम जा सकते हो पीडब्ल्यू की तरफ, मतलब फिजिक्स वाला की तरफ आप जा सकते हो। उनके जो कोर्सेज है वो काफी सस्ते हैं और क्वालिटी कंटेंट भी, तो आप उधर भी जा सकते हो। तो एक चीज आप ये समझ गए हो कि भाई हमको किस तरीके से तैयारी करना है। तो तैयारी में आपको ध्यान रखना है, पहले एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर लें। बेटा कोचिंग इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि बेटा कोचिंग क्या करता है, आपको कम समय में आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा, आपकी तैयारी को काफी आसानी से करवा देगा। अब बेटा कोचिंग ज्वाइन करने के बाद दूसरा काम ये करना है, टेस्ट को देते रहिए, टेस्ट को देते रहिए। तीसरा काम करिए, सेल्फ एनालिसिस करते रहिए। और चौथा काम करिए, मार्केट से कोई बुक ले लो जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, उसको करना स्टार्ट करिए। और बेटा पांचवा काम ये करिए, इन्हीं चीजों का रिवीजन करिए। पांचवा काम नहीं किया तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। और बेटा रिवीजन जितना ज्यादा होगा सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा होंगे, और रिवीजन जितना कम होगा सिलेक्शन चांस उतने कम होंगे। और बेटा इसके बाद बात आती है बुक्स की। तो बेटा अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो बेटा कोचिंग ही आपको इतना सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कर देगा कि आपका काम चल जाएगा। लेकिन बेटा इसके अलावा जो बच्चे अलग से बुक्स वगैरह लेना चाहते हो तो बेटा वो लोग क्या कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक की तरफ जा सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन में यूनिट वाइज बुक आती हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इस तरीके से मैथ्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, और अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं जो यूनिट वाइज होती हैं उनको आप ले सकते हैं, और उससे अपनी जो प्रिपरेशन है उससे इंप्रूव कर सकते हैं। और बेटा इस पूरे वीडियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह गई है वो है सिलेबस। बेटा जो आप अपनी पढ़ाई करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, और एक चीज ये डिसाइड कर लें कि मुझको जनवरी में अगर पेपर देना है, मुझको अगर जनवरी में पेपर देना है तो मुझको क्या करना होगा, अगर मुझको जनवरी में पेपर देना तो मुझको क्या है, दिसंबर तक अपना कंप्लीट सिलेबस पूरा कर लेना होगा। और बेटा उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए अपना कि क्या मेरा सिलेबस जनवरी तक किस किस तरीके से होगा, क्योंकि बेटा दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और जनवरी तुम केवल रिवीजन दो बस। तो दिसंबर तक किस तरीके से तुम्हारा सिलेबस होगा, अगर कोचिंग में नहीं कराया जा रहा है, आप ऐसे कोचिंग में पढ़े जहां नहीं कराया गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको करना है, सेल्फ स्टडी करके करना है। क्योंकि बेटा सिलेक्शन आपको लेना है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि भाई हम कोटा में गए थे, हम कानपुर में गए थे, हम लखनऊ में गए थे, हम दिल्ली में गए थे, हमको बात सही से नहीं पढ़ाया गया। बेटा आप एक्सक्यूज तो दे लोगे लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। और अगर रिजल्ट निकालना है तो एक्सक्यूज को हटाओ, अपने सिलेक्शन के मालिक स्वयं बनो। और बेटा अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। बेटा आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।